स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नंबर थ्योरी का चैप्टर है डायोफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यदि प्रीवियस लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेट कीजिएगा इसको फुल करना। अब फुल चैप्टर में आपको जहां पर करवाने वाला हूँ नेक्स्ट जो जितने भी हमारे पास डेज है, ठीक है, तो हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास डायोफेंटाइन इक्वेशन बोलते किसको है, ठीक है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है लाइक ऐसी है ax प्लस बी वन इज इक्वल टू सी, वेर हमारा यदि a b c आर सम स्केलर्स है हमारे पास जो कि हम इंटीजर्स लिखे हुए हैं, लेकिन साथ में हमारे पास दो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास वन है, वेरिएबल हमारे पास टू है, दैट इज टू अननोन्स है। तो कोई भी आपके पास यदि ऐसी इक्वेशन है जहां पर आपके पास टू अननोन्स आपको दिख गए, वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डायोफेंटाइन इक्वेशन। नाउ राइट द प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज द प्रॉपर? एन इक्वेशन इन टू अननोन्स ऑफ द फॉर्म, ऐसी कोई उसकी फॉर्म होगी, टू अननोन्स की बात की है, ए बी सी इंटीजर्स होंगे। यहां पर एक चीज मेंशन कर लो, ए बी सी आपके पास इंटीजर्स, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर वर्ड यूज हुआ बिकॉज एक्स और वाई की पावर कितनी है, वन है, ठीक है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, तो इज नोन एज अ डायोफेंटाइन। तो हमारा जो बेसिक है, जहां जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व करने को बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब फाइंड द सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है हमारे पास कि वी नीड टू फाइंड दैट पेयर एक्स कॉमा वाई। हमने वो पेयर फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई जिसको हम यदि जहां पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का मीनिंग वी नीड टू फाइंड दैट पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई व्हिच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। और इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशन जो हमारे पास जनरल वो डिपेंड करते हैं हमारे पास जो स्केलर हम यूज कर रहे हैं उनके ऊपर। मान लीजिए सबसे पहला केस कि हमारे पास हमारा ए भी जीरो है, बी भी जीरो और सी भी जीरो है। सुनिए, ए जीरो, बी जीरो, सी जीरो, तब क्या होगा जब आपका ए जीरो है, बी जीरो है। अब आप एक्स वाई को कुछ भी ले, कुछ भी कंसीडर कर ले। जब आप एक्स को कुछ भी कंसीडर करेंगे तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा। वाई you can take any number, but जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो हो जाएगा। तो सो लेफ्ट साइड जीरो एंड राइट साइड हमने ऑलरेडी जीरो लिया, सो जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग हमारे पास एक्स वाई आप कुछ भी करो, एवरी टाइम यू विल फाइंड लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट। सो इसका मीनिंग इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। किस केस में? जब हमारा ए बी सी तीनों जीरो है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या हमारे पास, यदि हम ऐसा कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ए बी को जीरो कंसीडर करते हैं लेकिन सी हम नॉन जीरो नंबर रख लेते हैं, तब क्या होगा? जब ए और बी जीरो होगा तो डेफिनेटली आप एक्स वाई को कुछ भी पुट करें, कुछ भी आप यदि कंसीडर करते हो तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास जो लेफ्ट साइड वो जीरो हो जाएगी, लेकिन जहां पर जीरो नहीं है सो लेफ्ट नॉट इज इक्वल टू राइट। तो इसका मीनिंग आपके पास एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसकी इक्वालिटी को मेंटेन रख पाए। फिर से सुनना, जब ए बी जीरो होगा तो हमारे पास एक साइड जीरो होगा, एक साइड जो नंबर है वो क्या है, लाइक यहाँ पर हम टू कंसीडर कर लेते हैं तो जीरो इज इक्वल टू टू। हमारा पर्पस ये है, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमारा पर्पस होता है कि आप ऐसे एक्स वाई को फाइंड करें कि उसको एक्स को ए से मल्टीप्लाई और वाई को बी से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास लेफ्ट साइड है वो भी टू बन जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपका ए बी जीरो हो तो आप कभी भी ऐसी एक्स वाई को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मीनिंग दिस इज नोन एज कि इन दिस केस वी आर फेल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, सो इट्स मीन इट हैज नो इक्वेशन, सॉरी इट हैज नो सॉल्यूशन। सो दिस इज वन काइंड, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। एंड थर्ड कैटेगरी इज व्हाट, कि यदि हमारे पास कोई एक जहां पर नॉन जीरो है, कंसीडर करते हैं कि मान लो हमारा ए नॉन जीरो है, बी आप जीरो कंसीडर कर लें, ठीक है, बी को जीरो ले लें, ए को नॉन जीरो कर ले। जब बी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, वो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू सी टाइप हो जाएगी। अब यहाँ पर सी की बात नहीं हम करते हैं, सी कुछ भी हो सकता है। ए नॉन जीरो है, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। ए हमारा नॉन जीरो तो वी कैन राइट इन दिस वे। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, सी यदि आपका जीरो होगा तो आप जीरो को ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। यदि सी कोई और नंबर है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग जहां पर सी की डिस्कशन ही नहीं है, सी कुछ भी हो, एवरी टाइम वी गेट फाइंड एक्स। और यदि आप एक्स फाइंड करें और बी तो हमारा जीरो है तो वाई को आप कुछ भी लेट करें तो एवरी टाइम वी गेट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। सो इन दैट केस आपका हमारा सोल्यूशन होगा ही होगा, जेनिक सोल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा। सो दीज आर थ्री कैटेगरीज। लेकिन एक बात अभी भी हमने डिस्कस नहीं की, यदि हमारे पास दोनों ए और बी नॉन जीरो होंगे, यदि दोनों नॉन जीरो इन दैट केस हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। फिर से सुनिए, यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3y, जहां पर मैंने 17 लिखा हुआ, 17। अब मेरा टारगेट है कि मैं एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना है कि मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए।
क्या मैं एक्स वाई को फाइंड कर पाऊंगा? यदि कर पाऊंगा तो क्या कोई इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि आप देखते ही बता दें कि हाँ कि हम फाइंड कर सकते हैं या फिर हम नहीं फाइंड कर सकते? सो उसके लिए हमारा जो आज का आर्टिकल है, टाइम लगा लेकिन मैंने बोला कि मैंने पूरे चैप्टर को करवाना है तो हर चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जहां पर प्यारी सी स्माइल चाहिए, यदि आप न्यू वन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अंदाज यही रहेगा, स्लो एंड स्टडी एंड वर्क विद फुल कंसंट्रेशन एंड फुल कंसेप्चुअल बेसिस, ठीक है। सो थ्योरम के हमारे पास जो मैंने फोर्थ केस डिस्कस किया उसके बेस पर थ्योरम है हमारे पास कि प्रूव दैट द लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन ax + b / c हमारे पास यहाँ पर a b c हमारे इंटीजर्स हैं एंड साथ में कंडीशन क्या है, बोथ a b 0 सॉरी बोथ a b हमारे पास क्या होने चाहिए, बोथ a b नॉन जीरो, ठीक है। हमने कंडीशन लगा दी, हमारे पास दोनों के दोनों क्या चाहिए, हमें नॉन जीरो नंबर चाहिए, ठीक है। ए भी हमारा नॉन जीरो है, बी भी हमारा नॉन जीरो है, तो इन दैट केस आपकी जो इक्वेशन है वो सोल्यूशन होगा उसका कब होगा, इफ एंड ऑल इफ डी डिवाइड सी। अभी डी हमारे पास क्या होता है, ए कॉमा बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फिर से सुनिए, अब हमारे पास जब ए और बी दोनों के दोनों नॉन जीरो है और इन दैट केस हमारा सोल्यूशन कब होगा, हमने ये प्रूव करना है कि सोल्यूशन होगा कब, जब इन दोनों का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द इफ एंड ओनली पार्ट। इसके साथ ही चीज और है, क्या इसका एक ही आंसर होगा, नहीं इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो एक फाइंड कर लो, बाकी के कैसे करने हैं वो भी एक प्रोसीजर है। इफ x1 y1 इज वन ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है तो देन अदर सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन, जहां पर जहां, तो इसको हम प्रूव करेंगे तो वहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप। जब हमने करना तो करना कहां से है, कैसे करना, वो सारे स्टेप यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको देखना ध्यान से, ठीक है। हेडफोन लगा लीजिए, फुल वॉच करना ऑनलाइन यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ज्यूम कर लिया मैंने, ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, और फर्स्ट मैं मान कर चलता हूँ कि मेरे पास इस इक्वेशन के पास कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन मैंने लेट कर लिया कि x0 y0 है, ठीक है। इसका मतलब x0 पुट करूंगा, y0 पुट करूंगा तो जी आंसर सी आ जाएगा। हमने ये कंडीशन मान ली, तो प्रूव क्या करना कि डी सी को डिवाइड करेगा, जी हमने जहां पर प्रूव करना है, ठीक है। अब जब मैंने लिख लिया कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली इट सैटिस्फाइड इट करूंगा, तो वो हमारा x0 y0 इसको सैटिस्फाई करेगा, तो हमने जहां पर इक्वेशन लिख दी, ठीक है, कि ax0 by0 हमारा सी ही होगा, ठीक है। उस तो बाद हमने की करना है, हमारा जहां पर हमने लेट करना है, उसके बाद पंजाबी मोड में चला गया था थोड़ा सा। तो अब हमारे पास क्या है कि डी क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी। अभी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की खासियत क्या होती है, वो जो डी होता है वो ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अभी डी यदि ए को डिवाइड करता है तो ए के हर एक मल्टीपल को करेगा, यदि बी को करता है तो उसको भी हर एक मल्टीपल को करेगा। जैसे मान लो 3 3 को डिवाइड करता है और 3 फिर 6 9 12 15 सभी को करता है, उस तरीके हर एक मल्टीपल को डिवाइड करता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए को किसी नंबर x0 से मल्टीप्लाई करवा लो तभी डी उसको डिवाइड करेगा, और यदि बी को करता मैं उसको बाई नॉट से मल्टीप्लाई करवा लो फिर भी करेगा। अब डी इसको भी करता है, इसको भी करता है। मान लीजिए 2 हमारा 4 को डिवाइड करता है, 2 हमारा 12 को भी डिवाइड करता है, तो सोचिए जरा हमारे पास क्या होगा, 2 उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, 2 उन दोनों के प्लस को भी करेगा, 4 12 के उन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। इन एवरी केस आपका 2 डिवाइड करने वाला है, तो जी हमारे पास फंडा होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग डी यदि इन दोनों को डिवाइड करेगा तो डी इन दोनों की समेशन को भी करेगा। अरे ध्यान से देखना, जहां पर ये समेशन क्या है हमारे पास, ये तो सी है, इसका मीनिंग हमने पहुंच चुके हैं डी डिवाइड सी, तो एक प्रूफ तो हमारा हो भी गया जहां पर, ठीक है। पहले हमने डेप्थ में पढ़ा, टाइम लगा, लेकिन प्रूफ इसका काफी आसान था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने जूम कर लिया कि डी हमारा सी को डिवाइड करता है और हमने शो करना है कि क्या ऐसी इक्वेशन के पास कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो हमने भी सोल्यूशन फाइंड करना है, डी डिवाइड कर रहा है सी को, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यदि डी हमारा सी को डिवाइड करता है तो क्या होगा, जहां पर सोचें हमने जो लास्ट चैप्टर इसका बैक वाला था मैंने इसका ज्यादा टच नहीं लिया बिकॉज वो इजी है, आपका करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वाला, ठीक है। अभी यदि हमारा डी सी को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग सी को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, जो सी के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अभी मैं फिर से बताता हूं, यदि हमारे पास क्या है, डी डिवाइड कर रहा है सी, तो सी को नंबर वही डिवाइड करेगा यदि हमारे पास वो जो सी है वो मल्टीपल होना चाहिए इस नंबर का 2 का। लाइक हमारे पास क्या 2 डिवाइड करता है 8, 2 अभी 8 को क्यों डिवाइड क्यों कर पाता है, बिकॉज डी कैन राइट 8 in terms of 2, लाइक यहाँ पर तो इसका मीनिंग क्या है, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 होगा तभी इसको डिवाइड कर पाएगा। डी सी को करता क्यों करेगा, बिकॉज सी इज मल्टीपल ऑफ डी होगा, बट मतलब डी तो हो गया साथ में कोई ना कोई इंटीजर होगा, लाइक 8 में 2 तो होगा साथ में कोई 4 होगा तभी उसको डिवाइड कर पाया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, c इज इक्वल टू डी एल आ जाएगा ना, फॉर सम इंटीजर, तो जहां पर हमने स्टॉप करना।
अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ जीसीडी का एक रूल है वो हम प्ले करेंगे। तो हमारे पास एज ए डी क्या है, ए और बी का जीसीडी है। ये एक थ्योरम मैं आपने प्रीवियस में करना, यदि जो हमारे पास डी है वो ए बी का जीसीडी है तो इसका मीनिंग डी इज इक्वल टू सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी के इक्वल होगा। जो एक प्रॉपर थ्योरम है, ठीक है, कि डी की पॉसिबिलिटीज होती है क्या क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो डी क्या होगा, उनकी एक कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, आपने मैंने अभी बताया था, तो वैसे भी हमने कर सकते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू सम ए एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई नॉट टाइप होगा, वे एक्स नॉट वाई नॉट आर सम इंटीजर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर तो ये थ्योरम है, एक आर्टिकल, एक रिजल्ट है, वहां से डेफिनेशन में इसको कह सकता हूं, हमने रिजल्ट को उठा लिया। अब करना क्या हमारे पास मेन टॉपिक है, वो भी माइंड में चलना चाहिए। अरे सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है, हमें चाहिए क्या है, जहां पर ए चाहिए, जहां पर बी चाहिए, जहां पर सी, तो जहां पर कुछ नंबर आने चाहिए हमारे पास, हम वो चीज फाइंड करेंगे। अब मैंने डी फाइंड कर चुका हूं, लेकिन मुझे तो आंसर ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर वाले स्टेप में सी था ना, तो सी में डी की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। जैसे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एबीबी आ जाएगा। तो हमें जो कनेक्शन है ए बी सी में करना है, साथ में क्या आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है स्टार से क्या आ गया हमारे पास, सी इज इक्वल टू डी की वैल्यू पुट कर दी, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इंटू एल, तो हमारे पास था। तो अभी आप एल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रॉपर बन जाएगा। ए हमारा एज इट है, तो एक्स नॉट इंटू एल हो चुका, ब्रैकेट में डाल दिया है, साथ में बी इंटू वाई नॉट एल। तो प्रॉपर देखिए क्या बन चुका है हमारे पास, जहां पर सी है, जहां पर ए है और जहां पर बी है, प्लस साइन है, साथ में क्या कुछ मल्टीपल आ चुका है। तो जो मल्टीप्लाई ने क्या किया, जहां पर जो एक्स नॉट एल है एक्चुअल में एक्स की प्लेस पर आ रहा है, और जो वाई नॉट एल है वो वाई की प्लेस में आ रहा है। तो हमारा सोल्यूशन का मीनिंग भी तो वही होता है कि एक्स और वाई की रिप्लेसमेंट आप बताओ, मतलब एक्स और वाई की कौन कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो इन अदर केस वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एल एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट एल, और जब इसकी कॉम्बिनेशन करते हो तो आंसर सी के इक्वल ही रहता है। इसका मीनिंग दिस एंड दिस कॉमा जो पेयर है दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया इफ एंड ओनली पार्ट। यदि कोई दिक्कत आपको आ रही है ना, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करें, पहले तो इसको लिख सकते हैं यदि आपके पास बुक है तो, ठीक है, ना लिखें आप, लेकिन इसको एक बार फिर से सुनना मीनिंग आपको डेप्थ में जाना है तो मजा आने वाला है, आनंद। थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक कंसेप्ट बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट में, कई लोग करते हैं स्किप करके यार नहीं नहीं नहीं, और फिर कहते हैं मेरे को समझ नहीं आया। किसी चीज को पाना है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, और जहां पर मैथ के केस में आपको टाइम देना पड़ेगा अपना। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा बेसिक, अब हमने एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो इसके अदर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम उसके बाद करने वाले हैं कि यदि हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है तो फिर हम अदर सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट यदि हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल और इक्वेशन सिर्फ एक है, तो आंसर तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि नाउ हमने सपोज कर लिया कि x1 y1 इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है, तो इसको आप 1 मान कर ले। और यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग यदि आप x को x1 लिख देंगे और y को y1 लिख देंगे तब भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपने कोई यहाँ पर गुनाह नहीं किया होगा। तो वो आंसर जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू सी ही रहेगी, दैट इज 1 एंड 2। तो हमने मूव करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी हम माइंड में रखते हैं, साथ में हमने क्या करना है, हमने x इक्वल टू x1 टाइप को शो करना है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया साथ में देता चला जाऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या, हमने प्रूफ कुछ ऐसा करना है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस d ओवर d इंटू सम p। इसका मीनिंग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस x1 इज इक्वल टू b ओवर d इंटू p टाइप करना। थोड़ा सा आइडिया हो कि x माइनस x1, जहां फिर हमने y को भी करना है, ऐसा कुछ करना। अब मेरे पास जहां पर x है, जहां पर x1 है और जे मेरा a कॉमन आ सकता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, शायद कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। तो उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो हमने जैसे 2 को किया तो हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, x माइनस x1, b कॉमन आ जाएगा, y माइनस y1, c से c कट गया, आंसर आ गया 0। तो इसको शिफ्ट करें सेकंड साइड तो माइनस आ जाएगा, माइनस को इनसाइड एडजस्ट करवा ले, y1 माइनस y करें, सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ पर इसमें हमने इक्वेशन नंबर 3 इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, तो हमें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा कि आपको x माइनस x1 भी डी में चाहिए, साथ में हमारे पास जो
y-1 का आंसर आप स्टेटमेंट देखे वहां पर भी डी चाहिए, तो डी की एंट्री करवाने का वक्त आ चुका है। अब डी की एंट्री है, अब इंटरवल कह सकते हैं इसको, यहाँ पर इंटरमिशन जो भी होता है सेंटर में वो आने वाला है, ठीक है, ट्विस्ट पॉइंट। तो डी की एंट्री के लिए हम फिर से वही फंडा सिंपल सा है हमारे पास कि डी हमारे पास क्या है, a, b का जीसीडी। इसका मीनिंग डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करने वाला है, ठीक है। अभी डी ए को करता है, डी बी को करता है। अभी डी ए को क्यों करेगा डिवाइड, या क्यों कर पाता है, बिकॉज ए इज मल्टीपल ऑफ डी होगा। यदि डी डिवाइड करता है तो ए को डेफिनेटली डी का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो ए कैन बी रिटन एज डी इनटू सम इंटीजर, सो वी कैन टेक एल, ठीक है। और ऐसे डी यदि बी को करते हैं, इसका मीनिंग बी भी मल्टीपल ऑफ डी होगा, तो मतलब बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ डी इनटू सम इंटीजर, वी कैन टेक एम। जहां पर एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखना हमारे पास, बिकॉज डी इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी है, तो हमारी जो एल कॉमा एम आप ले रहे हैं इंटीजर, उनका आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। उनका आपस में जो जीसीडी है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जी अलग अलग चलेंगे, ठीक है। यदि हमने उन दोनों में कुछ कॉमन ले लिया तो हमारा डी जो वहां पर चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है वो आप देख लेना, ठीक है। जब भी हम इंटीजर लिखते हैं कि हमारे पास, बिकॉज यदि हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया ना, फिर हमारा ए और बी सेम हो सकता है। एक बार फिर से सुनिए, यदि हमने एल और एम का जीसीडी 1 नहीं किया, इन दैट केस क्या होगा, डी तो दोनों की तरफ अपने लिखा हुआ है, और मान लो हमारा एल और एम कहीं ना कहीं जाके कॉमन फैक्टर आ गए, जब आप वो वैल्यू यूज करेंगे ए और बी इक्वल हो जाएंगे। यदि ए और बी इक्वल होंगे तो फिर जीसीडी उनका वही हो सकता है जहां ए जहां बी, लेकिन जीसीडी हम डी से डोनेट करें तो आपने ध्यान रखना कि एल कॉमा एम का जो जीसीडी है वो 1 हम यूज करते हैं जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको क्लियर होगा। जैसे भी हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी, बी की वैल्यू आ चुकी, नेक्स्ट क्या करना, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 वहां पर ए और वहां पर बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब डी की एंट्री हो जाएगी, बिकॉज मेरे को जे तो चाहिए ही चाहिए कुछ, तो इसके साथ वो डी चाहिए, तो जहां पर मेरे को ए को हटाना पड़ेगा, डी को लाना पड़ेगा। तो आप ए की वैल्यू पुट कर दे डी एल, और जहां पर आप पुट कर दे डी एम, डी से डी कट जाएगा, जो बचा हमारे पास, जो बचा डी से डी कट सकता है। एक चीज बताना यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स, डी से डी कट सकता है, किन्होंने इसको ऐसे काट दिया, या फिर किन्होंने सोचा कि हम इसको मतलब थोड़ा सा थिंक किया, डी को हम तब ऐसे काट सकते जब आपको श्योर है कि डी क्या है, 0 नहीं है। क्या डी 0 होगा? नहीं, डी कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज डी इज व्हाट, डी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। ये दोनों नंबरों की जीसीडी है, और जीसीडी आपको पता है कम से कम क्या होती है, 1 होती है। तो कम से कम वैल्यू डी की 1 होती है, इसका मीनिंग डी कभी भी 0 नहीं होता, 0 नहीं होता, सो वी कैन कट इन दिस वे। अदरवाइज हम किसी भी नंबर को ऐसे आंख बंद करके काट नहीं सकते, मैथमेटिकली नहीं काट सकते, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो लॉजिक यही है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास बच चुका है l इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m इंटू वाई माइनस वन, तो आप जहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फैक्टर है दिस साइड m का, तो इसका मीनिंग m इसको डिवाइड करेगा। यदि m इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ये साइड तो सेम है, तो m डेफिनेटली इस साइड को भी डिवाइड करेगा। तो जहां से हमने कंसेप्ट उठा लिया कि m डिवाइड दिस साइड l इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m दो फैक्टर्स को डिवाइड करता है, तो आइदर या पहले फैक्टर को डिवाइड करेगा, या दूसरे को करेगा, या फिर दोनों को करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर m l को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। m और l का जैसे कि तो 1 है, उनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग m l को नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग m किसको करेगा, x माइनस x1 को करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि m करता है डिवाइड x माइनस x1 को, अभी ये इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, डेफिनेटली ये जो नंबर है वो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, तभी जी उसको डिवाइड कर पाया। फिर से सुनना, यदि ये नंबर m इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ये जो x माइनस x1 है वो इसका मल्टीपल होगा। मान लो ये 8 है और ये 2 है, मैंने पहले भी बताया था। यदि 2 8 को डिवाइड करता है, इट इज ओनली व्हेन 8, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 2 into 4, and that is 8 can be written मल्टीपल ऑफ m। तो हमने वहां पर उसके लिए कोई ना कोई इंटीजर उठाया, x माइनस x1 को लिख दिया m into p, तो b इज सब इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आप x1 को शिफ्ट कर दे तो x इक्वल टू x1 प्लस mp, m जहां से उठाएगा क्या हमारे पास आ रहा था, m जहां से उठाना है, m इज व्हाट, दैट इज b ओवर d m, बिकॉज m हमारे पास क्या था, m हमने यहाँ पे एल और m हमने बाद में जाकर कुछ सोचा था, लेकिन हमने जो आंसर करना वो वहां पर करना जो हमारे पास है, जो हमें गिवन है। बिकॉज हमें a और b तो गिवन होता है, स्टार्टिंग में c भी गिवन होता है, और यदि वो गिवन है और x1 हमने फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग हमने जो प्रॉपर आंसर देना है वो उस डाटे में देना है जो अवेलेबल है। m तो हमारा जहां पर कॉमन है, आर्बिट्रेरी है। सुनिए,
तो हमने m की वैल्यू को पुट कर दे b ओवर d, जैसे पुट किया सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अभी कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आना चाहिए कि हमने यहाँ पर m के साथ किया l के साथ क्यों नहीं किया, है ना। तो आप ऐसा भी तो कर ही सकते थे कि यहाँ पर जो l इस साइड को डिवाइड करता है तो l इस साइड को भी डिवाइड करेगा, ऐसा मीनिंग l आइदर डिवाइड m इंटू y माइनस y1 कर सकता है और जहाँ फिर दूसरी तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आप वैसा भी कर सकते हो, आपको एक चीज को बहस करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप वैसे करते हो तभी m इसको नहीं डिवाइड करेगा तो y माइनस y1 को करेगा, तो फिर हम लिख पाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू l इंटू आप p लिख सकते हो, वहां पर आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक चीज आप ध्यान रखना थोड़ा सा एक चीज की थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है, उसको मैं ध्यान कर लेता हूँ। y1 माइनस y था तो जहां पर हमने ऐसा करना, ठीक है। तो एक थोड़ा सा रिप्लेस कर लेना जहां से, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे फिर भी आप वही स्टेज पर पहुंचेंगे जो हमने ऐसे किया, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी रास्ते से आ जाइए। तो इन दैट भी यदि आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना, जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप वापस इक्वेशन नंबर 3 में जाइएगा, ठीक है। बिकॉज हम जो इंटीजर p वो भी हम कॉमन रखना चाहते हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे पास दूसरा रास्ता था कि मैं इसको फिर से रीराइट करता और अब मैं l के साथ डिवाइड करवाता तो मेरा y आ जाता, लेकिन इन दैट केस मैं p उठाऊं वो मेरे पास नहीं था कि मैं कोई और इंटीजर q भी ले सकता था, लेकिन टोटल आंसर उन्होंने एक ही इंटीजर में हमसे डिमांड की तो हम भी दे सकते, कोई फर्क नहीं। तो अब हम इस x की वैल्यू को जहां पर 3 में पुट कर देंगे, उसका मीनिंग p हमारा कैरी हो जाएगा। अब जब मैंने लिखा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, तो आप जहां पर पुट करनी तो x माइनस x1 कर सकते हो, जहां से x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी b ओवर d इंटू p, साथ में a आ जाएगा। तो जहां से b से b कट गया तो a ओवर d हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास a ओवर dp इज इक्वल टू y1 माइनस y। तो हल्का सा शिफ्ट करें y को दूसरी साइड और इसको लें तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। तो हेंस वी हैव फाइंड दैट, हम फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस gives us infinite many solution for the integer p को वेरी करेंगे हम बहुत सारे आंसर फाइंड कर पाएंगे उस पर्टिकुलर एक इक्वेशन के लिए। तो हेंस यहाँ पर थ्योरम प्रूव हो जाती है, ठीक है। आपकी एक प्यारी सी स्माइल चाहिए। यदि आपको थ्योरम अच्छी लगी, देखो मेरा जो पढ़ाने का मेथड है उसमें मैं टाइम ज्यादा देता हूँ, क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आपके माइंड में सेटअप हो जाए तो फिर आप कुछ भी किसी और को भी समझाने के आप मतलब समझा सकते हो इजिली। निके पॉइंट होते हैं, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैथ है जी इसको आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया, ऐसा तो आपके कहीं ना कहीं पहले भी हो चुका होगा यदि आप ट्यूशन या कहीं पर जाते होंगे स्कूल कॉलेज में, कि आपके ये मतलब माइंड में नहीं गया जिन जो स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे हमने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आज के लिए एक थ्योरम हमारे पास काफी है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर पेटीएम का एक लिंक है, तो मतलब आप यदि लगे कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा, अभी नहीं, यदि आपको इन फ्यूचर लगे कि हाँ कि आपको हेल्प मिले तो आप 1 से 100 कुछ भी वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं फॉर फंडिंग, कि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन हो सकती है फाइनेंशियली। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपकी प्यारी सी स्माइल बनी रहे, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।